प्रश्न है कि पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी जिंदगाड़ा है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगाड़ा है। इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। यह आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है। अराकू घाटी अपने प्राकृतिक सुंदरता और कॉफी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। और महेंद्रगिरी भारत के पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी उड़ीसा के गजपति जिले में, इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। यह अनाईमुड़ी पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट भारत के पूर्वी के तट के साथ पहाड़ों को एक असंत श्रृंखला बंगाल की खाड़ी के समांतर चलती है। पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तटीय मैदानों के समांतर चलती है। जवाड़ी हिल्स, पालकोंडा रेंज, नल्ला माला पहाड़ियां, महेंद्रगिरी पहाड़ियां, पूर्वी घाटी कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाटी को स्थानीय रूप से विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियां और केरल में अन्नामलाई पहाड़ियां इलाची पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। यह ताप्ती नदी के घाटी से कन्याकुमारी तक से दक्षिण तक चलती है। सह्याद्रियों में 3 महत्वपूर्ण मार्ग है: थालघाट मुंबई और नासिक के बीच, पालघाट पालकोड़ और कोयम्बटूर के बीच, बोरघाट मुंबई और पुणे के बीच। पूर्वी और पश्चिम घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलती है। कौन सा आईआईटी विकास जीनोम है? तो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने भारत के लिए अपना पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया, जो कैंसर अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस एटलस का उद्देश्य भारत में कैंसर के बायोमार्कर की पहचान करना है, जिसे स्तन कैंसर जैसी बीमारियों का शीघ्र पता लगाने और भारतीय आबादी के लिए बेहतर उपचार विकसित करने में मदद मिलेगी। एक था एलपीजी का फुल फॉर्म, तो एक होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यह एक दिया गया लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबेशन। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा जो होगा राइट आंसर होगा। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी हल्के हाइड्रोकार्बन यौगिक का मिश्रण है। इसे मुख्य रूप से ब्यूटेन या प्रोपेन या दोनों का मिश्रण होता है। कमरे के तापमान पर दोनों गैसें रंगीन और गंधहीन होते हैं। यह 48% प्रोपेन, 50% ब्यूटेन और 2% पेटेंट का मिश्रण है। कौन सी फाइल का उपयोग नहीं किया जा सकता? पेंट की फाइल का उपयोग नहीं किया जा सकता। नादिर शाह ने कब भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। करनाल की लड़ाई भारत पर अपने आक्रमण के दौरान ईरान के अफसर सिंध वंश के संस्थापक नादिर शाह के लिए एक निर्णायक जीत थी। नादिर शाह 1738 में भारत की ओर बढ़े और उन्होंने 1739 में काबुल, गजनी, लाहौर जैसे मुगल साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं पर कब्जा कर लिया। नादिर शाह और मोहम्मद शाह की 2 सेनाएं करनाल में मिली और 13 फरवरी 1739 को करनाल की लड़ाई में नादिर शाह ने आसानी से मुगल सेना को पछाड़ दिया। लड़ाई 3 घंटे से भी कम समय तक चली और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों शासकों ने अब 12 मार्च 1739 को दिल्ली में प्रवेश किया और दिल्ली को उसके सभी खजाने के साथ नादिर शाह को सौंप दिया गया। अतः 1749 में ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली शहर की जीत लिया और गुलाम बना लिया और भारी मात्रा में धन ले लिया। शाह की सेना ने करनाल की लड़ाई में मुगलों को आसानी से हरा दिया और युद्ध के बाद अंततः मुगल राजधानी पर कब्जा कर लिया था। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली को पूरा शहर तबाह, लूट और बर्बाद कर दिया और नादिर शाह शाहजहां द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया। उन्होंने पुरानी कोहिनूर हीरा भी ले लिया। इसके अलावा उसने 10 करोड़ रुपए का सोना, 60 करोड़ रुपए का जेवर और 60 लाख का सिक्के भी लूट लिए। इतिहासकार ने कहा भारत पर आक्रमण करने के बाद उसका कुल संग्रह 700 मिलियन रुपए था, जिसमें 7000 शिल्पकार, 200 बढ़ई, 100 पत्थर काटने वाले, हजारों हाथी, घोड़े और भी शामिल थे, जिसे वह अपने साथ फराज ले गया। मुगल सल्तनत को अंत किसने किया? अंग्रेजों ने किया। बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के नेता के रूप में चुना गया था। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे, अतः उन्हें केवल दिल्ली के राजा के रूप में जाना जाता था। उनकी मृत्यु 1862 में रेंगून में हुई थी। उन्हें विद्रोह के सैनिक द्वारा शाह ए हिंदुस्तान यानी भारत का सम्राट कहा जाता था। 1526 में भारत में बाबर ने मुगल शासन की नींव रखी। उन्हें भारत पर हमला करने के लिए पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा खान लोधी और राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया और मुगल वंश की स्थापना की। पानीपत की दूसरी लड़ाई में 1556 हेमू और बैरम खान अकबर के शासन के बीच लड़ी गई, जिसमें अकबर की विजय हुई।
हल्दीघाटी युद्ध पदक क्षेत्र में मेवाड़ के राणा प्रताप और आमेर के मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की मुगल सेना के बीच लड़ा गई, जिसमें अकबर की विजय हुई। AI कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो पेरिस के ग्रैंड प्लेस में फ्रांस में हुई थी। पेरिस के ग्रैंड प्लेस में फ्रांस द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता, बड़ी और छोटी कंपनियां के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षा जगत, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधित्व, कलाकार और नागरिक समाज के सदस्य भी शामिल होंगे। मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 193 देशों में भारत की रैंकिंग 130वें स्थान पर है। रिपोर्ट के शीर्षक एक चुनाव का मामला, AI के युग में लोग और संभावनाएं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित होती है। भारत का HDI सुधार हुआ 0.676 से 2022 से 0.685 2023 तक है। पहला स्थान पर आपका आइसलैंड है 0.972, द्वितीय स्थान पर नॉर्वे, तृतीय स्थान पर स्विट्जरलैंड और सबसे कम रैंक वाला दक्षिणी सूडान 193वां स्थान पर है। 7वीं अनुसूची को संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में। भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची सूची के संदर्भ में संघ राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची संघ राज्य के बीच शक्तियों कार्यों को आवंटन को परिभाषित और निर्दिष्ट करती है। इसमें 3 सूचियां शामिल, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ सूची में 97 विषय थे, अब इसमें 100 विषय हैं। 88वें संविधान संशोधन ने संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा, जिसे सेवाओं पर कहा जाता है। राज्य सूची में 61 विषय थे, इससे पहले इसमें 66 विषय थे। 1991 के 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय राजधानी के संबंध में विशेष प्रावधान किया। दिल्ली सरकार द्वारा राज्य सूची के तहत 3 विषयों पर कानून नहीं बनाए जा सकते, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। MS ऑफिस में सेटिंग के लिए किस टैब का उपयोग करते हैं? तो फाइल टैब या होम टैब का प्रयोग करते हैं। MS ऑफिस में सेटिंग बदलने के लिए आप मुख्य रूप से फाइल टैब या होम टैब का उपयोग कर सकते हैं। फाइल टैब में आप दस्तावेज की सेटिंग, प्रिंटिंग विकल्प, खाते और बहुत कुछ बदल सकते हैं। वहीं होम टैब पर आप फ्रंट पैराग्राफ और स्टाइल जैसी मूल फॉर्मेटिंग सेटिंग बदल सकते हैं, जो कि डिफॉल्ट में टैब होता है। मुद्रास्फीति चक्र में क्या मदद करता है? यह उत्पादक और उद्यमों को लाभ पहुंचाता है, क्योंकि वस्तुओं की कीमतें बढ़ी रही होती और खरीदार के लिए ऋण का भुगतान आसान हो जाता है, क्योंकि पैसे का मूल्य घटता है। फ्रेंड्स, जिनका भी एग्जाम 3rd शिफ्ट में था वो लोग GK GS कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उससे अच्छे से एनालिसिस फिर से करवा सकूं। उच्चतम शहरी जनसंख्या वाला शहर कौन सा? महाराष्ट्र सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की पूर्ण संख्या के मामले महाराष्ट्र 50.8 मिलियन व्यक्ति के साथ आगे है, जो देश की कुल शहरी आबादी का 13.5% है। उत्तर प्रदेश में लगभग 44.4 मिलियन, इसके बाद तमिलनाडु में 34.9 मिलियन है। भारत में शहरीकरण का स्तर, जिसमें 2001 में 27.1 से बढ़कर 2011 की जनगणना में आर्थिक विकास के सूचकांक के रूप में भी जाना जाता है। गोवा में 62.17%, महाराष्ट्र में 45.23%, मिजोरम में 51.51%, केरल में 47.72% है। 2011 के शहरीकरण के उच्चतम स्तर में दिल्ली पहले स्थान पर है। जनसंख्या उच्चतम घनत्व के साथ राज्य बिहार 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17, उच्चतम प्रजनन दर वाला राज्य मेघालय। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं और असमर्थ रूप से 15वीं थी। 2011 की भारत की जनगणना आयुक्त थे श्री चंद्र मौली, और जनगणना का आदेश हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 163 में क्या? तो राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग वह स्वयं जो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 155 किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिकृत की जाएगी। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। अनुच्छेद 160 राज्यपाल के पद के रिक्त होने के आकस्मिक परिस्थितियों में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल के समाधान की शक्ति से संबंधित है, इसे वह किसी दंड या क्षमा या काम कर सकता है। उत्तरी भारत
में मंदिर वास्तुकला का लोकप्रिय शैली कौन सा? नागर शैली है। उत्तर भारत में नागर शैली में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रियता में वृद्धि देखी गई है। इसे आमतौर पर अलंकृत चारदीवारी या प्रवेश द्वार का अभाव होता है। सबसे उच्च मीनार सदैव गर्भगृह के ठीक नीचे होती है। शिखर पर आमलक या कलश की स्थापना होती है। शिखर के आकार के अनुसार नागर मंदिर की कई विभिन्न प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। वल्लभी शैली में निर्मित मंदिर आयताकार होते हैं और इनकी छतें बदार होती है। वल्लभी प्रकार की इमारतें और रचनाओं के नाम चाप बीता कच्छ छत होने से प्राप्त होते हैं। थामसाना ये छोटे परंतु व्यापक रचना होती है जिनमें कई शिलाओं वाली छतें होती है और जो इमारतें के मध्य में एक बिंदु पर एक पिरामिड बैठक की तरह एक सीधी ढलान पर एक कार्मिक ढलान में ऊपर उठाती हुआ होता है। पल्लवों ने 9वीं शताब्दी तक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु के कुछ भागों पर शासन किया। दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला द्रविड़ शैली से विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। द्रविड़ मंदिर एक चार दीवारी से घिरा हुआ होता है। सामने की दीवार के मध्य में एक गोपुरम या प्रवेश द्वार स्थित होता है। विमान या मुख्य मंदिर का शिखर सीढ़ीनुमा पिरामिड के आकार का होता है जो तमिलनाडु में ज्यामितीय के रूप से ऊपर की ओर उठी होती है। शिखर शब्द का प्रयोग केवल दक्षिण भारत ये मंदिर के शीर्ष पर मुकुट वाले भाग के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर एक छोटे स्तूपिका अष्टभुजी गुमटी जैसा होता है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार को क्रूप द्वारपाल या मंदिर की रखवाली करने वाले द्वारपाल से सजाया गया। परिसर के अंदर एक बड़े आकार का जलाशय प्राय पाया जाता है। द्रविड़ मंदिर के मध्य विभाजन ये मूल रूप से 5 विभिन्न आकार के होते हैं: वर्गाकार, कूट, चतुरस्र, भी आयताकार या साला या आयतशस्त्र। राजेंद्र चोल प्रथम श्रीविजयन किस देश से संबंधित? इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका से संबंधित है। राजेंद्र चोल प्रथम 1014 से 44 ईस्वी तक उन्होंने भारत के सबसे महान शासकों सेन जनरलों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने पिता के आक्रमण, विजय और विस्तार को नीति को जारी रखा। उत्तर की ओर गंगा नदी तक पहुंचने और विदेशी में मालदीव, श्रीलंका जाने के अलावा उसने दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र पर भी आक्रमण किया। उसने पूरा सिलोन या श्रीलंका को जीत लिया। उसने एक नौसैनिक अभियान में सुमत्रा के राजाओं को हराया और सुमत्रा साम्राज्य के एक हिस्से को अपने राज में मिला लिया। उसने पश्चिमी चालुक्य जय सिंह द्वितीय को हराया और परिणाम स्वरूप तुंगभद्रा नदी के चोल चालुक्य बीच की सीमा को रूप में मान्यता दी। उन्होंने कई ट्रांस गंगा राज पर विजय प्राप्त की। गंगाई कोंड की चोल की उपाधि धारण की। उन्होंने गंगाई कोडचोलपुरम शहर की स्थापना की और शहर प्रसिद्ध रामेश्वर मंदिर का भी निर्माण किया। उन्होंने शहर के पश्चिमी हिस्सों में चोलगंगम नामक एक बड़े सिंचाई टैंक की भी खुदाई की थी। उन्होंने कई उपाधियां धारण की जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मुंदी कोदन, गई कोडन, कदराम कोडन और पंडित चोलन है। राजा चोला प्रथम 950 14 वह चोल साम्राज्य के सबसे महान सम्राटों में से एक थे। उन्होंने शासन काल में चोलों का विस्तार दक्षिण भारत के आगे उत्तर में कलिंग से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक फैला। उसने उत्तर में चालुक्य, दक्षिण में पांड्यों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने तंजावुर में भगवान शिव को समर्पित वेदेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया। उन्होंने नागपट्टी में एक बौद्ध मठ का भी निर्माण करवाया। कौन सा संशोधन प्रस्तावना में 53 अंश संशोधन से करती है? तो प्रस्तावना में संशोधन करने वाला संविधान संशोधन 42वां अधिनियम 76। इस अधिनियम ने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े। वहीं 53वें संविधान संशोधन अधिनियम 86 में मिजोरम राज्य के संबंध में प्रावधान किए जिसमें वहां के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई। भारत में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसने भारत के संविधान भारी संख्या में संशोधन किए। 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा सरकार द्वारा आपातकाल के द्वारा अधिनियमित किया गया था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं आपके साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।